भुजमाड़ के जंगलों में एक बार फिर से जवानों ने माओवादियों को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया है और इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है कि ये आंकड़े ऐतिहासिक हो गए हैं। कितना बड़ा नुकसान है, आंकड़े क्यों ऐतिहासिक हैं, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल एक लाइन जो बीते कई दिनों से मैं आपको बार बार सुना रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि क्या कहा था केंद्रीय गृह मंत्री ने बीते दिनों जब वो छत्तीसगढ़ आए थे। इसके साथ ही साथ उन्होंने इस बात को कब दोहराया, जब वो दिल्ली में जब बस्तर के नक्सल पीड़ित ग्रामीण उनके पास पहुंचे थे। बार बार उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि 31 मार्च 2026 तक केवल दंडकारण्य नहीं, पूरे देश से माओवाद को समाप्त कर देंगे। इसका प्रण उन्होंने ले लिया है। और साथ ही साथ जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार नहीं थी, जब कांग्रेस की सरकार थी और लगातार केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आते थे और लगातार चुनावी दौरे और भाषणों के दौरान वो एक बात का जिक्र हमेशा करते थे कि अगर उनकी सरकार, मतलब कि भाजपा की सरकार अगर छत्तीसगढ़ में आई तो छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा। और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद तत्काल सरकार का जो एक्शन मोड देखने को मिला तो देखकर लगा कि वाकई इस बार जो भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है तो माओवादियों के खिलाफ काफ़ी कठोर है और लगातार इस तरह से ऑपरेशन कर रही है कि बिल्कुल ख़त्म करके ही रख देना है, जो कहा गया है उससे प्रण के तौर पर। और अब लगातार वो आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और इसी तारतम्य में आज एक बार फिर से माओवादियों को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। और नुकसान भी उस इलाके में उठाना पड़ा है जिस इलाके में माओवादियों ने सोचा भी नहीं था कि जवान आ जाएंगे, उन्हें उनके उस कोर इलाके में घेर लेंगे। दरअसल ये जो पूरी जानकारी अब तक पुलिस ने साझा की है, और आपको बताऊं कि अभी बहुत सारी जानकारियां आनी बाकी हैं, लेकिन मुझे लगा कि प्राथमिक तौर पर मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि क्या हो गया है भुजमाड़ में। माओवादियों को बड़ा नुकसान और जवानों को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है, बहुत मेहनत से लगी हाथ लगी है। कारण ये है कि ये जो इलाका है थुलथुली का इलाका, ये इलाका बहुत ही दुर्गम पहाड़ियों के बीच में है और हांदावाड़ा का जो जलप्रपात है उसके पीछे का इलाका है जहाँ चढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है। उस इलाके में फोर्स पहुंची। सबसे पहले फोर्स को ये पता चला कि बड़ी संख्या में माओवादियों की एकत्र होने की वहाँ पे सूचना है। कन्फर्म जानकारी के बाद नारायणपुर और दंतेवाड़ा से डीआरजी और एसटीएफ की टीम को एक साथ रवाना किया गया बड़ी संख्या में, इसलिए कि उन्हें चारों तरफ से घेरा जा सके। माओवादियों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि पुलिस के जो अधिकारी थे वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह वहाँ से माओवादी अपने आप को बचाकर बाहर निकल पाए। और जो एकदम बारीक रणनीति तैयार की गई नारायणपुर और दंतेवाड़ा की पुलिस के द्वारा, उसका ये प्रतिफल देखने को मिला है कि अब तक जो पुलिस ने आंकड़े जारी किए हैं, वो पुलिस ने अभी जो प्रेस नोट जारी किया उसमें उन्होंने बताया कि 28 माओवादी मारे गए हैं। लेकिन पुलिस के अधिकारी प्रेस नोट जारी करने के अलावा जो बता रहे हैं तो उनके आधार पर ये बता रहे हैं कि लगभग 30 से अधिक माओवादी मारे जा चुके हैं। 30 से अधिक माओवादी मारे जा चुके हैं और साथ ही साथ घटनास्थल से AK-47, SLR, इंसास जैसे ऑटोमेटिक वेपन भी रिकवर किए गए हैं। ये हथियार बताते हैं कि निश्चित ही तौर पर उस इलाके में जहां मुठभेड़ हुई बड़े स्तर के माओवादी थे। इसके साथ ही साथ एक दो नाम भी जिक्र हुए हैं, जिसमें कि नीति का नाम आया है और कमलेश का नाम आया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों DVCM के पद पर थे और जिन पर लाखों रुपए के इनाम थे। लेकिन उसके बावजूद जो संख्या है मारे गए माओवादियों की, उसमें और भी बड़े मारे गए माओवादियों के जो शिनाख्ती होगी तो पता चलेगा और भी बड़े माओवादी हैं जो मारे गए हैं। अब तक उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। अंधेरा होने तक जब हमने जो अपडेट लिया उसमें पता चला कि गोलीबारी दोनों तरफ से रुक रुक कर अभी भी हो रही है। इसका मतलब ये है कि इतनी बड़ी संख्या में माओवादी मारे जरूर गए हैं, लेकिन उसके बावजूद उस इलाके में इतने माओवादी थे कि उसमें कुछ माओवादी अभी भी बचे हुए हैं। और घटनास्थल पर क्या स्थिति होगी ये तो घटनास्थल पर जाने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अब तक पुलिस के अधिकारियों ने इस पर कोई बयान जारी नहीं किया, केवल एक प्रेस नोट जारी कर रहे हैं हर थोड़ी देर में कि अपडेट है। सबसे पहले 7 माओवादियों के मारे जाने की सूचना दी, कुछ देर बाद आंकड़े 14 कर दिए गए और अब आंकड़े 28 कर दिए गए हैं। लेकिन नाम न बताने की शर्त पर कुछ अधिकारियों ने बताया कि आंकड़ा 30 के पार जा चुका है। इसके पहले अप्रैल में अगर आपको याद हो तो कांकेर जिले के हापा टोला में 29 माओवादी मारे गए थे, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा था, क्योंकि उसके पहले महाराष्ट्र और आपका जो छत्तीसगढ़ है उसके सीमावर्ती इलाके में एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें 27 माओवादियों को एक साथ मार गिराया गया था, जिसमें CC मेंबर भी थे दीपक तेलतुंबड़े। और उसके बाद में उस आंकड़े को क्रॉस करके हापा टोला में 29 माओवादी मारे गए, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा था। लेकिन अब जो आंकड़ा आ रहा है ये उन सारे आंकड़ों को पीछे छोड़ता हुआ 30 को पार कर चुका है और ये अब तक का सबसे बड़ा नुकसान माओवादियों को बताया जा रहा है। हालांकि
ये जो मुठभेड़ कैसे हुई, क्या हुई, इस पर हम ग्राउंड रिपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। बीते 1-2 मुठभेड़ में हम ग्राउंड रिपोर्ट नहीं कर पाए थे, अलग अलग मौसम की वजह से और कई परिस्थितियाँ थी। लेकिन एक बार फिर से इस मुठभेड़ को हम घटनास्थल पर जाकर देखने की कोशिश करेंगे कि वो इलाका था कैसा, जिस इलाके में माओवादियों को जवानों ने चारों तरफ से घेरा और उस इलाके से माओवादी खुद तो छोड़िए अपने शीर्ष लीडर को भी नहीं निकाल पाया। उनके बड़े लीडर नीति का जो नाम है, मैं बहुत पहले से सुनता आ रहा हूँ कि नीति उस इलाके में बहुत सक्रिय हैं, बड़े स्तर की महिला माओवादी लीडर हैं। और ये भी सुना था कि वो बहुत फर्राटे से अंग्रेजी तक बोलती हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना था। तो इस स्तर के माओवादी लीडर भी उस इलाके में मारे गए हैं। ऑटोमेटिक हथियार जो रिकवर किए गए हैं वो बताते हैं कि हथियार अगर ऑटोमेटिक हैं, बड़े हैं, तो वहाँ पर निश्चित ही तौर पर सारे माओवादी थे। शिनाख्ती भी की जा रही है, इनके नाम भी मैंने सुने। ये मुझे लगा कि ये जो बड़ी मुठभेड़ हुई है और एक ऐतिहासिक सफलता पुलिस को मिली है और एक बड़ा नुकसान माओवादी संगठन को उठाना पड़ा है, इसकी जानकारी भी आपको दे दी जाए। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा लगातार जब से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर वे बयान जारी करते हैं तो उन्होंने एक बात का जिक्र बहुत मतलब मजबूती से कहा है कि वो नक्सलवाद को ख़त्म करके ही रहेंगे। हालांकि एक ऑप्शन भी है, माओवादी अगर चाहें तो वो सरकार से बातचीत कर सकते हैं, अभी भी मौका है, बार बार मौका है। और हर बयान में वो इस बात का जिक्र करते हैं। आज मुख्यमंत्री बीजापुर आए हुए थे, उन्होंने इस दौरान कुछ आंकड़े भी बताए। उन्होंने बताया कि देखिए कितने कैंप खोल दिए गए हैं और उससे कितने गांव सुरक्षित हुए हैं और बरसात के बाद और कितने कैंप खोले जाएंगे। आप मुख्यमंत्री का बयान सुन लीजिए। जो भुजमाड़ क्षेत्र है उसमें हमारे सुरक्षा बलों और माओवादियों में मुठभेड़ हुआ है और जिसमें सर्चिंग में अभी तक 28 बॉडी मिलने की जानकारी है और कई हथियार उसमें मिले हैं, AK-47 वगैरह मिले हैं। और मैं समझता हूँ कि अब तक का ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है और इस सफलता के लिए मैं अपने जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके मतलब साहस को हम नमन करते हैं और हम पहले से ही माओवादियों से कहते आए हैं कि वो लोग हिंसा का रास्ता को छोड़ के विकास की मुख्यधारा से जुड़े और अब डबल इंजन सरकार के कारण हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और माओवाद अंतिम सांस गिन रहे हैं और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ में शांति स्थापित होने वाली है। और आज हम बीजापुर के दौरे में थे तो वहाँ पर नक्सल पीड़ित लोगों से मिले भी और आज की घटना के बाद शायद उनको और विश्वास उनका बढ़ गया होगा। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ से माओवाद का मतलब समापन होने वाला है। माननीय अमित शाह जी 9 महीने में 2 बार नक्सलवाद को लेके छत्तीसगढ़ आ चुके हैं और उनका संकल्प है कि मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त हो जाए और उनकी सोच के अनुरूप हमारे जवान यहाँ छत्तीसगढ़ में भी मुकाबला कर रहे हैं। तो सुना आपने कि मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक कितने कैंप खोल दिए गए हैं और किस तरह से सरकार काम कर रही है, किस तरह से ग्रामीणों को सुरक्षा देने का काम कर रही है, किस तरह से माओवाद को समाप्त करने का काम कर रही है। और साथ ही साथ ये लगातार आंकड़े जो मिल रहे हैं और अब तक बता रहे हैं कि बीते 24 साल हैं जब से छत्तीसगढ़ बना है, अब तक के आंकड़े ये ऐतिहासिक हैं। माओवादियों के खिलाफ अब तक इतने बड़े आंकड़े कभी देखने को मिला नहीं है सफलता में सरकार को, जवानों को। तो ये सारे आंकड़े ऐतिहासिक हैं और इस ऐतिहासिक आंकड़ों को मैंने आपको से 2-4 करने के लिए इस वीडियो को तैयार किया है। डिटेल में और भी वीडियो करेंगे। जवानों को वापस आ जाने दीजिए, अभी जवान जंगल में ही हैं। जब वो वापस आ जाएंगे तो कौन से हथियार मिले, कौन से माओवादी मारे गए, जो मारे गए माओवादी उनकी प्रोफाइल क्या थी, जवानों को किस तरह से सफलता मिली, किस तरह से रणनीति तैयार की गई थी, उस पर बातचीत करेंगे। कोशिश करेंगे कि उस घटनास्थल पर हम जाएं और देखें कि वो इलाका कैसा था जहां इतने सारे माओवादी एक साथ एकत्रित थे। वो भी उस समय जब लगातार सरकार माओवादियों को उनके कोर इलाके में जाकर घेरने की कोशिश कर रही है। सारी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कर दीजिएगा। लगे कि हम बातचीत कर रहे हैं तथ्यात्मक आंकड़ों पर और ज़मीन पर जाकर, तो बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।